नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, 9:15 बज चुके हैं। दोस्तों थोड़ा सा आज का सेशन जो है वो विलंब हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो ये आपका 9 बजे का सेशन जो होता है दोस्तों, आपके टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए जो है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। तो यदि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 9 बजे नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ के और जो है आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करिए। प्रैक्टिस आपके परीक्षा में, आपकी सफलता में जो होगा वो आपके सहायक के रूप में कार्य करेगा। जितने अधिक प्रश्नों का आप लोग अभ्यास करेंगे उतना अधिक जो है आप लोग चीजों को सीखेंगे। प्रश्नों के आपके जो गलत करने की टेंडेंसी है उसमें आप लोग जो है सुधार कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक आप सभी लोग जो है वो प्रैक्टिस अवश्य करिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। बहुत आप लोगों को आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ गया दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए, आप सभी लोगों को दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। चलेंगे तो इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आपके नागरिक शास्त्र के सेशन के लिए जो है आप सभी को पता है मेंबरशिप की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो यदि आप नागरिक शास्त्र के सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको 250 रुपए का पेमेंट आपको गूगल पे, फोन पे या आप जो है भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको जो है नियमित रूप से इस सेशन का जो भी इस सेशन में जो भी प्रश्न आपको कराए जाते हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में जो है वो प्रदान कर दिए जाएंगे और उससे आप लोग जो है नियमित रूप से अपना अभ्यास कर सकते हैं। आप तेजी से जो है वो 10 से 15 मिनट का समय निकाल के और उन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। आपके लिए सहायक होगा ये भी। तो यदि आप इच्छुक हैं तो 250 रुपए का पेमेंट करके और ले लेंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखा है मैं आप लोगों से भी माफी चाहता हूँ। कल की भी आप लोगों को जो है वो पीडीएफ नहीं मिल पाई थी और आज की भी पीडीएफ जो है वो अभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन कल आप लोगों को जो है दोनों एक साथ मिल जाएगा। कल शाम तक जो है आप लोगों को दोनों क्लास की पीडीएफ, कल के क्लास की पीडीएफ और आज की क्लास की पीडीएफ जो है आपको मैं कल शाम तक भेज दूंगा। तो आप लोग जो है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर ने जो है वो पीडीएफ भेजना बंद कर दिया है। पीडीएफ भेजना बंद नहीं किया है दोस्तों, थोड़ा सा समय अभाव के कारण जो है आप लोगों को पीडीएफ आज नहीं मिल पाई है। चलिए, तो इसके बाद यदि हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे तो सुबह 8 बजे का आप लोगों का सेशन आप सभी को पता है दोस्तों, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो जो लोग ज्योग्राफी विषय से अपने टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग सुबह हमारे साथ 8 बजे जुड़ जाएंगे। 8 बजे आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेशन लेके उपस्थित हो जाता हूँ। उसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आपके जो है वो राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई है। अब ये क्लास आपको नियमित रूप से जो है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा और उसके लिए आपको जो है वो 1499 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। आप लोगों को जो है वो क्लास मिली है, 2 क्लास आप लोगों को मिली है। आप लोगों में से कितने सारे लोगों ने जो है उस क्लास को देखा है? राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो क्लास है आप लोगों में से किन किन लोगों ने देखा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और इस क्लास के बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग एकदम निसंकोच आप लोग फोन करके जो है दोस्तों और हमसे जो है वो जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो, आप लोग जो है उस सभी डाउट को क्लियर कर लीजिए इस पे और यथाशीघ्र अब आप लोग जो है एडमिशन कर ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि एक एक क्लास जो है अब आप लोगों के लिए निकलती जा रही है। चलिए, कनक जी पूछ रही हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी? सर पीडीएफ आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। चलिए, अंजना जी गुड इवनिंग। चलें सभी लोग दोस्तों, अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों ने जो है क्लास को देखा होगा तो आप लोग अपना एक बार बता दीजिए कितने सारे लोगों ने जो है वो क्लास को देखा है। क्लास के बारे में आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों? आप लोगों से अच्छा जो है वो मुझे कोई सुझाव नहीं दे सकता है, क्योंकि आप लोग जो है मेरे साथ नियमित रूप से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले जो होगा वो आपका सुझाव मेरे लिए अपेक्षित होगा। आप लोग अपना सुझाव जरूर देंगे। आपको क्लास जो है वो आपके काम की लग रही है, नहीं लग रही है, आपके मन में जो भी विचार है, आपको अन्य लोगों की भी क्लास आप लोग देखते होंगे तो आपको जो है उसमें कोई अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं और जो अन्य प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को क्लासेज मिल रही हैं। लगभग सभी इंस्टीट्यूट की क्लासेज जो है वो दोस्तों आप लोगों को डेमो के रूप में उपलब्ध है। 2-2 4-4 क्लासेज उपलब्ध हैं आपके लिए। तो आपको जो है वो
अपना सुझाव आप लोग एक बार जरूर मुझे भेजेंगे। यदि आप यहाँ कमेंट करके नहीं भेज सकते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे, आपको नंबर दिया गया है 7007701847, इस नंबर पे भी जो है आप लोग अपना सुझाव भेज सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, आपका क्लास के बारे में ओपिनियन क्या है, वो सारी चीजें जो है दोस्तों आप लोग भेजेंगे। आपकी क्लास से अपेक्षा क्या है, तो इन सारी चीजों को यदि आप लोग एक बार मेरे साथ शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो है वो यदि आप लोग सामने रहते तो सामने की जब क्लास होती है दोस्तों, आप लोग क्लासरूम में बैठे रहते और जो है आप आप लोग सामने क्लास में बैठे रहते दोस्तों, तो जो है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से जो मैं समझ जाता कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आपको क्या लग रहा है। लेकिन जब आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, आप जो है एक स्क्रीन के सामने मैं होता हूं, दूसरे स्क्रीन के सामने आप होते हैं, हम लोगों के बीच में जो वो दूरी बहुत होती है, तो उसकी वजह से मैं आपको देख नहीं पाता हूं और आपके अनुभवों को जान नहीं पाता हूं। तो आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ जब तक मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को जो है मुझे जो है कुछ चीजें, यदि मुझे कुछ सुधार भी करना होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैं आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, तो मैं आपके सहयोग की भी अपेक्षा करूंगा कि आप लोग भी जो है मेरा सहयोग करेंगे। तो आप लोग अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे। अब चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं हम लोग क्लास पे और क्लास की बात करेंगे। आज के सेशन के पहले प्रश्न पे चलेंगे और उसकी बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। आप लोगों से बार बार कहना पड़े तो ये ठीक बात नहीं है दोस्तों। आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं और एक ही बात रोज आप लोगों से कहनी पड़े तो ये अच्छा नहीं लगेगा। नए लोग जो आते हैं दोस्तों उनके लिए कहना थोड़ा अच्छा भी है, अच्छा भी लगे, लेकिन आप सभी लोगों से कहना रोज रोज कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ये ठीक नहीं लगता है। तो आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए आप सभी लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। इस प्रश्न के लिए आपको दिया है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। आपको बताना है दोस्तों किसने दिया था, सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने या आपके ठक्कर आयोग ने। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें आप सभी लोगों का जो है दोस्तों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग था दोस्तों, ये आप सभी लोग उत्तर करिएगा। चलें तो आप सभी का उत्तर जो है दोस्तों आ रहा है प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए। तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रशासनिक आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों किस वर्ष में किया गया था, आप लोग एक बार तेजी से, जी बिल्कुल प्रथम जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। प्रथम जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन पहली बार कब किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया, आप लोग चलिए बिल्कुल अभिषेक जी का उत्तर आ गया है दोस्तों। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है आपके 1966 में गठित किया गया था मोरारजी देसाई की जो है वो अध्यक्षता में। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है मोरारजी देसाई ने जो है वो अपना पद जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद से जो है मोरारजी देसाई के स्थान पे जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष बने थे आपके हनुमंतैया जी बने थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हनुमंतैया जी ने जो है इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में जो है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। चलें तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए। और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पहली बार जो है वो लोकपाल या लोकायुक्त जो है दुनिया में कब सबसे पहले किस देश ने और कब जो है वो इसकी स्थापना की थी, तो आप लोगों को जो है उसके लिए ध्यान रखना है कि स्वीडन ने किया था दोस्तों। स्वीडन ने किया था दोस्तों, कब किया था, जी बिल्कुल। तो आप लोग जो है स्वीडन ने 1809 में किया था दोस्तों। पहली बार 1809 में जो है वो स्वीडन के द्वारा प्रथम आपके लोकपाल की ओम्बुड्समैन की जो है वो स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग जो है लोकपाल के नाम से जानते हैं, उसे स्वीडन में जो है वो ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जितने सारे लोगों ने बी विकल्प की बात की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा गया है संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। पहला लोकपाल विधेयक आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। चलिए पहले लोकपाल विधेयक के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। आपको 1967, 1971, 1968 और 1972 दिया हुआ है। आप लोग तेजी से इसमें से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलेंगे 1967, 71, 68 और 72 आपको दिया है दोस्तों।
चलें, तो दोस्तों पहला लोकपाल विधेयक जो है आपके 1967 में रखा गया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, 1967 में ये विधेयक रखा गया दोस्तों। लेकिन जो है आपके 1969 में जो है वो दोस्तों आपकी जो चौथी लोकसभा थी, आपकी जो चौथी लोकसभा थी दोस्तों, चौथी लोकसभा के भंग हो जाने की वजह से जो है ये विधेयक जो हो गया वो निरस्त हो गया था, क्योंकि ये आपके राज्यसभा में अभी लंबित था दोस्तों। राज्यसभा ने जो है इसको राज्यसभा में विचार चल रहा था और उसी समय जो है आपकी लोकसभा चौथी जो है वो भंग हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब आप सभी को पता है कोई विधेयक यदि राज्यसभा में है और उसी समय जो है वो राज्यसभा उसको पारित कर रही है या उसने जो है वो पारित कर दिया है और उसके बाद से जो है दोस्तों आपकी लोकसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपका विधेयक समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन पहला जो विधेयक आपसे पूछा गया है तो वो आपका उत्तर सी विकल्प के लिए ही बिल्कुल सही होगा। जो लोग इसमें जो बात कर रहे होंगे आपके सी विकल्प की, उन सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका तथा मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की थी। आपको बताना है दोस्तों कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतर न्यायालय दिया है दोस्तों आपके, यानी आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय की बात की जा रही है। तो इसमें जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति थी उसमें कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी को जो है वो किसने सुझाव दिया था कि इसके आधार पर जो है इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। आपको विकल्प में दिया हुआ है, संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और जो है आपको दिया हुआ है विधि आयोग का प्रतिवेदन। आप सभी लोग इसमें तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितनी तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से उत्तर करिए। और मेरे इतना कहने के बाद भी जो है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप लोग आजकल हमसे नाराज चल रहे हैं, कारण क्या है आप लोग इसको स्पष्ट करिए कि क्यों आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं आप लोग। चलिए उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों, तेजी से आप सभी लोगों को उत्तर करना है। चलें, तो इस प्रश्न के लिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो सी विकल्प के लिए आ रहा है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में जो है वो ये सुझाव दिया गया था दोस्तों कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो आपके जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश के भागीदारी के साथ जो है वो होनी चाहिए। यानी कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश जो मिल के क्या करेंगे, आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने जो है फिर से एक बार क्लियर कर दिए, द्वितीय प्रशासनिक आयोग, जी बिल्कुल 2005 की बात है। 2005 में जो है द्वितीय प्रशासनिक आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो है वो आपका गठित किया गया था। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है आपको, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। आपको लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है। आपको विकल्प में दिया हुआ है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई है, सब लोग तेजी से कमेंट करेंगे। चलेंगे, बहुत ही बढ़िया। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, प्रश्न को बिना ध्यान से पढ़े आप लोग उत्तर बिल्कुल ना किया करें। चलिए, तो आप सभी का उत्तर जो है आ रहा है ए विकल्प के लिए, सिर्फ एक आध लोगों को छोड़ के। तो जो लोग महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके 1971 में जो है 1971 में सबसे पहले जो है वो महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना होती है। लोकायुक्त की स्थापना भी जो है दोस्तों आपके सबसे पहले महाराष्ट्र में ही होती है। जब आप लोग उड़ीसा की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में जो है वो सबसे पहले जो है वो 1969 में बिल लाया गया था। 1969 में जो है ये
बिल लाया गया था दोस्तों, लेकिन जो है आपके 83 तक जो है ये आपके उड़ीसा में जो है वो इसकी स्थापना नहीं हो सकी थी। सिर्फ जो है वो पहली बार इसमें बिल लाया गया था। आप लोग बस इतना ध्यान रखेंगे, पहली बार जो स्थापना होती है वास्तविकता के धरातल पे जो है आपका ओम्बुड्समैन या आपका लोकपाल कार्यालय और लोकपाल आता है, वो आपके महाराष्ट्र में आता है। आप लोग ध्यान रखेंगे 1971 में। उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग कमेंट करके बता देंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो है वो लोकपाल की नियुक्ति या लोकपाल कार्यालय की स्थापना जो होती है वो किस वर्ष में होती है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए, उत्तर प्रदेश लोकपाल कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है, आप लोग एक बार कमेंट करके तेजी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तब तक मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल संतोष जी का उत्तर आ गया है। उत्तर प्रदेश में लोकपाल कार्यालय की स्थापना जो होती है आपके 1975 में होती है। पहले महाराष्ट्र में होती है 1975 में दोस्तों, उसके बाद 1971 में महाराष्ट्र में, 1973 में बिहार में और 1975 में जो है आपके उत्तर प्रदेश में होता है। आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। ये तीन जो है आप लोगों को, सभी लोगों को याद रखना है। 1975 में ही जो है वो स्थापना हुई है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। आपको इसमें दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा? आपको विकल्प दिया है दोस्तों, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या विधानसभा के अध्यक्ष को। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए। आप लोगों का उत्तर तेजी से आना शुरू हो गया है इस प्रश्न के लिए। सी विकल्प के लिए आप सभी लोग जो है वो बात कर रहे हैं। चलिए, तो जो लोग गवर्नर की बात कर रहे हैं, राज्यपाल की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया कि लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन जो है वो आपके राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि सी विकल्प के साथ जा रहे हैं तो उत्तर आपका जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि ये जो है वो किस अधिनियम में इसको जो है वो अधिसूचित किया गया, तो आपके जो है वो आपका अधिनियम है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975, जिसके तहत जो है वो राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था दोस्तों। आपको बताना है 2011 में एक नए तरीके से फिर से जो है वो लोकपाल की लोकायुक्त की बात हो रही थी। तो आप लोग बता देंगे कि इसमें जो है वो प्रथम भारतीय राज्य कौन था 2011 में जिसने जो है वो आपके लोकायुक्त कार्यालय की या लोकायुक्त विधेयक को जो है वो पारित किया था। सब लोग उत्तर करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और आपको झारखंड दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, पहला राज्य आपको बताना है दोस्तों कि लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला 2011 में पहला राज्य कौन सा था। सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, आप सभी लोग जो है ए विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग कई बार सोचने के तरीके को बदल क्यों देते हैं। जब अभी आप लोगों ने बताया है दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया, मैंने उसको बोला भी बाद में। यूपी में जब जो है आपके 1975 में लोकायुक्त आ गया, तो फिर से जो है ये 2011 में आप लोग फिर से उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो है दोस्तों आपके 2011 में आपके लोकपाल विधेयक को जो है वो, यानी लोकायुक्त विधेयक सबसे पहले जो उत्तराखंड में जो है वो 2011 में पारित किया गया था। आप लोग इसमें सी विकल्प के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, लोकपाल बिल मसविदा या आपके जो है आलेख या प्रारूप जो होता है दोस्तों, तैयार करने हेतु जो पैनल था, तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित थे। आपको बताना है दोस्तों कि लोकपाल बिल का जो मसौदा तैयार हो रहा था उसमें कौन कौन से लोग जो है वो शामिल थे। आपको दिया हुआ है अन्ना हजारे, प्रशांत जोशी, संतोष हेगड़े, किरण बेदी और शांति भूषण। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। कौन कौन से लोग जो है दोस्तों आपके लोकपाल बिल मसौदा की में जो है वो आपके शामिल थे। सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य आप लोग कर दिया करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता हूं। गर्मी जो है दोस्तों, इतनी गर्मी में पसीना टपक रहा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास लेके
उपस्थित जरूर होता हूं और उसके बदले आप लोगों से सिर्फ एक लाइक की डिमांड करता हूं, तो आप लोग जो है इतना जो है ना सोचा करें। चलिए, तो जो आपके जो है दोस्तों लोकपाल बिल का जो मसौदा 2011 में तैयार किया जा रहा था, अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद आप सभी लोगों ने जो है उस आंदोलन से आप सभी लोग परिचित होंगे। तो उसमें जो है दोस्तों आपके अन्ना हजारे थे सदस्य के रूप में, आपके जो है संतोष हेगड़े थे और आपके शांति भूषण थे। इसके बाद से जो है आपके अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल आपको दिया नहीं है। इसमें से जो है सिर्फ 3 लोग थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और जो है शांति भूषण। तो आप लोग इसमें से 1, 3 और 5, 1, 3, 5 आपके दिया हुआ है, 1, 3, 5 आपके डी विकल्प में दिया है। आप लोग इसमें जो है 1, 3, 5 का चुनाव कर लीजिए। डी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है उस समिति का नाम बताएं जिसमें राजनीतिज्ञों अपराधियों के गठबंधन की जांच की वह रिपोर्ट दी। आपको बताना है राजनीतिज्ञ और आपके अपराधियों के गठबंधन की जांच करके और उसकी रिपोर्ट जो है वो। जी मोहित जी, कल क्लास हुई थी, पहली बार जो है वो क्लास थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा क्या है? एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। आवाज तो आ रही होनी चाहिए सभी लोगों को। आवाज में कहीं कोई समस्या है क्या? बाकी लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है आवाज बिल्कुल मिल रही होगी, क्लियर मिल रही होगी। चलें, चलें, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो अपराधियों और राजनीतिज्ञों के बीच में साठगांठ की जांच करने के लिए और जो है दोस्तों आपके 1993 में आपके मनन बोहरा कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे 1993 में। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं सभी लोगों का उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। बी विकल्प के साथ ही आप लोग जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? दोस्तों आप सभी लोग उत्तर करके अपना बता देंगे तेजी से। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जो है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, माफ करिएगा, क्या बात है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इसको समाप्त करने की बात, यानी आईएएस और पीसीएस के सेवा को जो है वो समाप्त करने का जो है वो सुझाव किसने दिया था? ढेबर आयोग ने, कालेलकर आयोग ने, खेर आयोग ने या राजमन्नार आयोग ने? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा आप सभी लोग दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे राजमन्नार आयोग की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आईएएस और पीसीएस के पद को समाप्त करने के लिए जो है राजमन्नार आयोग ने जो है वो सुझाव दिया था। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए उत्तर करना है 1990, 1991, 1992 और 1993। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए सभी लोग उत्तर करेंगे और तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, मानवाधिकार आयोग के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग दोस्तों, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चलिए, तो आपके 1993 के लिए आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग 1993 की बात कर रहे हैं उन सभी लोगों का उत्तर है दोस्तों सही है बिल्कुल। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो आपके लागू होता है वर्ष 1993 से। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो आपके अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो लागू कराया गया था। 143 कह रहा हूं दोस्तों, 123 के तहत, 123 के तहत। 123 क्या है आपका? 123 है अध्यादेश। राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से जो है वो इसको सबसे पहले अध्यादेश के माध्यम से जो है मानवाधिकार संरक्षण की जो है वो बात की गई थी आपके 1993 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 का उद्देश्य था, आप लोगों को उद्देश्य बताना है दोस्तों। दिया है मानवाधिकारों को बेहतर मानवाधिकारों का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, और उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त सभी, तो आप लोग जो है अपना उत्तर तेजी से चुनने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए, और सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे एक चीज बता दिए, कितनी बार और मैं कह दूं कि आप सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, या आप लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं ये बोलना है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए? अब यदि आप लोग उत्तर करेंगे तो ठीक है, वरना अब मैं आप लोगों को जो है वो इस चीज के लिए बाध्य नहीं करूंगा। ये आपके जमीर पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप लोग वीडियो को लाइक या शेयर करते हैं या नहीं। चलिए, तो इस प्रश्न में आपका डी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा दोस्तों। 1993 का जो आपका मानवाधिकार अधिनियम है, इसमें जो है मानव अधिकारों को बेहतर बनाना और उसको जो है संरक्षण प्रदान करना, साथ में इसकी जो है मानवाधिकार सुरक्षा आयोग के गठन की भी बात इसमें की गई थी, और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ जो है वो राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग के गठन की भी बात की गई थी। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, वो एक समिति के माध्यम से होती है। उस समिति में जो है दोस्तों, इसमें से कौन एक नहीं होता है, उसी का चुनाव आप लोगों को करना है। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता या राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तेजी से आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए, समय आपका शुरू हो गया है। चलिए, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। मेरा दोस्तों स्वभाव ऐसा है नहीं, मैं बीच में, मैं इतने दिन से आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, आप लोग जो है आप लोगों को ध्यान हो तो रियरली मैं आपके टॉपिक से हट के कोई इधर उधर बात करता हूं। मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोगों का एक सेकंड का भी समय जो हो वो बर्बाद हो। चाहे आप मेरी डिस्क्रिप्टिव क्लास देख लीजिए, चाहे आप मेरी ऑब्जेक्टिव क्लास देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहता हूं। 1 मिनट का समय आपका बर्बाद हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैंने भी पढ़ाई की है, आप लोग भी कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि समय की वैल्यू क्या होती है। तो मैं इधर उधर ज्यादा वैसे ही बात नहीं करता हूं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपको इस प्रश्न में उत्तर देना था दोस्तों कि आपके जो है नियुक्ति समिति जो है आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, उसमें जो है इसमें से कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो है राज्यसभा का सभापति अर्थात जो आपका उपराष्ट्रपति है वो इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी जो है लोकसभा का अध्यक्ष इसमें होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसमें सदस्य होता है, आपके राज्यसभा के विपक्ष का नेता जो होता है इसमें आपका होता है, आपके पीएम होते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष दिया है। चलिए, तो आपके जो है पीएम होते हैं इसके सदस्य, आपके गृह मंत्री जो होते हैं वो आपके सदस्य होते हैं, यानी होम मिनिस्टर आपके इसमें जो है वो सदस्य होते हैं। बाकी आपके राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, लेकिन जो है होता है इसमें आपके राज्यसभा का जो सभापति है वो नहीं होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यानी उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होगा। आपका उत्तर सी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों। चलें, इसके लिए जो है थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर जो है वो विचार करिए। आप लोग जो है सारे कथनों पर विचार कर लीजिए और उसके अनुसार आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आधार पर आप लोगों को चारों कथनों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है इसमें से जो है वो कौन कौन सा सही है। चलें, आपको पहला दिया है दोस्तों, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त जो है वो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा दिया है दोस्तों, इसकी प्रत्येक राज्य में जो है मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। तीसरा दिया है, इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। और चौथा दिया है दोस्तों, आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना जो है आज्ञापरक है। आप लोग इसमें से बताइए कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है। चलिए, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों।
चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलें, चलिए तो इस प्रश्न में जो है मैक्सिमम लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ एक दोस्तों का डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए दोस्तों, तो पहला आपको दिया है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का जो है वो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। चलिए तो आपको जो है पहला बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपका दूसरा दिया है दोस्तों इसमें कि जो है इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से जो है वो संस्थापनाएं हैं। दोस्तों आपके राज्य मानवाधिकार जो है दोस्तों, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वो राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसकी जो है वो उप शाखा नहीं है, इसकी जो है वो संस्थापना नहीं है। आपका ये जो होगा वो गलत हो जाएगा। इसकी शक्तियां जो है वो केवल सिफारिशी प्रकृति की हैं। बिल्कुल जो है दोस्तों आपके मानवाधिकार आयोग जो है वो सिफारिश ही कर सकता है, और आपको आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्त करना जो है वो आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। तो आपका 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 1, 3, 4 आपके डी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसकी उप शाखा नहीं है या उसका अंग नहीं है। आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य के द्वारा किया जाता है। आगे वो भी प्रश्न मिलेगा, वहां पे मैं आप लोगों को उसको भी क्लियर कर दूंगा। उत्तर आपका इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग दोस्तों। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें राज्यपाल की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है दोस्तों, आपके राज्यपाल के द्वारा आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और जो है वो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इसके जो है वो सदस्यों के नियुक्ति और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव के लिए जो है एक समिति बनाई जाती है। समिति में जो आपका सीएम होता है दोस्तों, आपका मुख्यमंत्री जो होता है वो आपके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और आपके जो है और जो इसमें से जो लोग शामिल होते हैं आपके अध्यक्ष के रूप में, इसमें आपके जो है विधानसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष इसमें शामिल होता है दोस्तों। आपके राज्य का गृह मंत्री जो होता है वो आपका शामिल होता है, राज्य का गृह मंत्री इसमें शामिल होता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखेंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता जो होता है दोस्तों वो आपका शामिल होता है इसमें। विधानसभा का विपक्ष का नेता जो आपके होता है वो आपके इसमें शामिल होता है। ये लोग सदस्य के रूप में इसमें कार्य करते हैं। सीएम जो होता है वो अध्यक्षता करता है इसकी, और ये समिति जिन लोगों को चुन के जो है जिनको राज्यपाल को बताती है, राज्यपाल जो उन्हीं लोगों को जो है वो नियुक्त करता है। और ये आपके केंद्रीय मानवाधिकार आयोग से जो है वो उसका अंग नहीं है, ये राज्य स्वतंत्र इसकी स्थापना करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? आपको इसमें से बताना है राज्य मानवाधिकार आयोग इसमें से कौन सा एक कार्य नहीं करता है। एक विकल्प आपको दिया है, मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उत्तर करिए आप लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चलें, तो आप सभी को देख रहा हूं, आप सभी लोग जो है इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।
तो दोस्तों मानवाधिकारों के उल्लंघन की जो है वो सजा आपके कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाएगी, आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो निर्धारित की जाएगी। जो है ये कार्य जो है वो, क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बताया था, मानवाधिकार आयोग जो होता है दोस्तों, चाहे वो आपका केंद्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, ये सिर्फ सिफारिशी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग जो है वो सिफारिश कर सकते हैं। उसमें इन लोगों का जो कार्य होता है दोस्तों, वो मानव के जो मूल अधिकार हैं उनका किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में हनन नहीं होना चाहिए, उनकी जो है वो उसकी जांच करना इनका कार्य है। साथ में जो है दोस्तों जेल को देखना कि जेल में जो है दोस्तों मानव के रहने की जो है वो, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को यदि सजा दे दी गई है तो उसको आप जो है वो कूड़े करकट में रख दीजिए। उसके रहने लायक जो है एक उपयुक्त दशा होनी चाहिए, इस बात की देख रेख जो है वो मानवाधिकार आयोग करता है। और साथ में जो है मानव अधिकारों की सुरक्षा और उसका पुनरावलोकन करता है। बिल्कुल जो है दोस्तों मानव अधिकारों की सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पे यदि उसको लगता है दोस्तों कि मान लीजिए कि कल के डेट में, आज के डेट में जो मानव अधिकार जो निश्चित किया गया है और कल परिस्थिति बदलती है, तो उसका पुनरावलोकन करके और उसमें जो है वो किसी नई चीज को भी ये शामिल कर सकता है। तो इसलिए पुनरावलोकन की शक्ति भी जो है इसको प्राप्त है सिर्फ मानवाधिकार के संदर्भ में। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर इस प्रश्न में सिर्फ एक डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे थे, इसमें से जो है ये इनका सजा देना इनका कार्य नहीं है, सजा देना कोर्ट का कार्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। आप लोगों को बताना है दोस्तों, संविधान का जो है पुनरीक्षण करने के लिए जो है दोस्तों, रीचेक करने के लिए संविधान को आपको नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से जो है संबंधित कथन आपको दिया हुआ है। पहला इसमें दिया है, इसकी रिपोर्ट जो है अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे थे, और यह देश में सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही दिया हुआ है? आप लोग अपना उत्तर से जो है इस प्रश्न के लिए तेजी से करने का प्रयास करिए। समय जो है आपका प्रारंभ हो चुका है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। चलें चलो, इस प्रश्न में सी और डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए, तो इसकी जो है रिपोर्ट अनुशंसनात्मक थी जी, बिल्कुल जो है वो सिर्फ अनुशंसनात्मक प्रवृत्ति की इनकी रिपोर्ट थी। पहला आपको जो है वो सही दिया हुआ है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई थी। दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है वो संसद के अनुमोदन से नहीं, इसकी नियुक्ति जो है आपके लोकसभा के अनुमोदन से हुई थी। लोकसभा ने जो है वो अनुमोदन किया था, तो आपका दूसरा विकल्प जो होगा इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो है वो जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे थे, तो ये भी आपका जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और चौथा आपको दिया है, यह देश में सामाजिक आर्थिक जो है आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। जी नहीं, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना इनका कार्य नहीं था। इनका कार्य था दोस्तों कि पिछले 50 वर्षों में जो है वो संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा करना इनका कार्य था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ इसमें 1 और 3 विकल्प जो होगा वो आपका सही हो पाएगा। 1 और 3 आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इनकी नियुक्ति जो है वो की गई थी, ये कमेटी जो गठित की गई थी वो आपके लोकसभा के द्वारा की गई थी, संसद के द्वारा नहीं की गई थी। संसद के द्वारा कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मिल को के गठित किया हो, तो ऐसा नहीं था, सिर्फ लोकसभा ने इसको गठित किया गया था। और इसमें जो है दोस्तों सामाजिक आर्थिक सुधारों की बात नहीं की गई थी पिछले 50 वर्षों में जो है। चूंकि इसका 2000 में इसका गठन हुआ था, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। संविधान पुनरीक्षण समिति का गठन जो है सन 2000 में किया गया था, और इसका जो कार्य दिया गया था कि आपको ये देखना है कि 50 वर्षों में जो है वो संविधान कितनी सफलतापूर्वक संविधान ने कार्य किया है, कहां कहां पे जो है वो लूप होल है, इसके जांच के लिए जो है ये कमेटी बनाई गई थी। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए जो होगा सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है आपको, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। आप लोगों को बताना है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। आपको दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक,
5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर कर दीजिए आप सभी लोग दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए चला चलिए, तो जो लोग इसमें 6 वर्ष से 65 वर्ष की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 6 वर्ष से 65 वर्ष यानी जो है अधिकतम 6 वर्ष की हो सकती है, लेकिन जो है दोस्तों यदि 6 वर्ष पूरा होने के पहले इनकी आयु जो होती है 65 वर्ष हो जाती है तो उसी दिन जो है ये आपके केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद से जो है वो हट जाएंगे। आप लोग इसके लिए उत्तर करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में जो है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। वर्तमान में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। सभी लोग तेजी से कमेंट करके बताएंगे, जब तक आप लोग नहीं बताएंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, सब लोग उत्तर करेंगे। वर्तमान केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए सब लोग उत्तर करिए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यकाल के बारे में जो है कई सारी किताबें, यदि आप पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें जो है आप लोगों को 5 वर्ष और 65 वर्ष मिलेगा, लेकिन 2005 में जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया था, 6 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया था। तो यदि आपने कहीं पे पढ़ा हो किसी किताब में तो उसमें जाके करेक्शन कर लीजिएगा। आपके केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है वो इसमें परिवर्तन किया गया और 6 वर्ष कर दिया गया। चलिए फिलहाल आप लोग उत्तर करिए, वर्तमान में जो है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है दोस्तों। आपसे केंद्रीय सूचना आयुक्त पूछा गया है दोस्तों, तेजी से उत्तर करेंगे। दीपक साहू के लिए उत्तर आया है जी, नहीं दीपक साहू जी नहीं है। यशवर्धन कुमार सिन्हा है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। चॉइस नहीं दूंगा, चॉइस देने हर जगह आप लोगों को चॉइस चाहिए। यशवर्धन कुमार सिन्हा है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था, किस प्रश्न पे जो है वो विचार किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता, भारत के लिए जो है राष्ट्रपतिक मूलक शासन की उपयुक्तता, तीसरा दिया है आपको मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता और प्रशासनिक सुधार। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे। एक दिन किसी दोस्त ने मुझे हमसे जो है एक सवाल पूछा था, इस सेशन से ही आप लोगों में से किसी एक आदमी ने हमसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि जो है दोस्तों आपका जो 44वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, वो आप लोगों में से किसी एक ने कहा था कि आपका 42वां संविधान संशोधन जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। तो मैंने जो है आपको वहां पे कहा था जी नहीं, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने भी जो है उस पर आपके ध्यान दिलाने के बाद से मैंने भी उसको जो है वो ढूंढा तो मुझे मिला दोस्तों। ये जो आपकी स्वर्ण सिंह समिति है दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है आपका संविधान संशोधन समिति, जिसका गठन जो है दोस्तों आपके 76 में संविधान संशोधन समिति का जो है वो गठन किया गया था। तो आपका जो संशोधन था दोस्तों वो आपके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हुआ था। आप बिल्कुल सही थे और आपको जिस शिक्षक ने बताया था वो भी बिल्कुल सही थे। मैंने जो है उसमें आपको जो है, हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि गलत है, मैंने यही कहा था कि मुझे अभी तक जो है वो आप ये चीज पढ़ने को नहीं मिला है। तो आप जो है बिल्कुल सही हैं, आपका जो संविधान संशोधन था वो जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही हुआ था, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये आपके जो है
और उसके बाद से जब हम लोग स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि आपके मूल कर्तव्य को जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य को इनके द्वारा जो है वो प्राथमिकता देने की बात की गई थी। इन्होंने कहा था कि यदि व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन करता है तभी जो है उसे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए। आपका इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए जो होगा वो उत्तर सही हो जाएगा। मूल अधिकारों की तुलना में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अग्रता की बात इन्होंने की थी। चलिए, आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पूछी जा रही है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चले, अनुच्छेद सहित बताएंगे आप लोग दोस्तों। लोक सेवा आयोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है और नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है? सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तो राज्य लोक सेवा आयोग आपको दिया है दोस्तों। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो आपका राज्यपाल करता है। चलिए, अनुच्छेद 315 बिल्कुल। तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 316 के तहत जो है आपके राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आपको इसमें ध्यान रखना क्या है दोस्तों? ध्यान बस इतना ही रखना है कि यदि जो है दोस्तों संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, यानी एक से अधिक राज्यों का, यदि मान लीजिए 2 राज्य हैं और 2 राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग है, तब उसके सदस्यों की जो नियुक्ति करता है तब आपका जो होता है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति करता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। यदि एक से अधिक राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग होगा तो उसके जो है वो सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके राज्य लोक सेवा आयोग, एकल राज्य लोक सेवा आयोग होगा, तब जो है 316 के तहत आपका राज्यपाल करेगा। लेकिन एक से अधिक राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप सभी को पता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता? आप लोगों को बताना है वो इसमें से कौन सा एक मामला है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझा जाता है। आपको दिया गया है दोस्तों, सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवकों की नियुक्ति के अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने के वाले सिद्धांत पर और सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। किसमें जो है वो लोक सेवा आयोग के सिफारिश की जरूरत नहीं होती है? चलें, या जो आपका लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों में इसमें से कौन सा एक जो है वो सम्मिलित नहीं है? आप लोग उसके आधार पर उत्तर करिए तेजी से दोस्तों। चलें, चले, आप सभी लोग जो है इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों एक अनुच्छेद पढ़ना चाहिए और अनुच्छेद आपको पढ़ना चाहिए अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में जो है आपके लोक सेवा आयोग के कार्यों की या लोक सेवा आयोग के कृत्यों की बात की गई है और उसमें जो है दोस्तों आपके लोक सेवा आयोग के कृत्यों में आपका डी विकल्प शामिल नहीं होगा। सिविल सेवकों के स्थानांतरण, सिविल सेवकों का स्थानांतरण जो है वो दोस्तों पूर्ण रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार जो है अपने राज्य में किसी भी सिविल सेवक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकती है। उसके लिए जो है इसको लोक सेवा आयोग से सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है, सुझाव मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी उपरोक्त 3 विषय ऐसे हैं जिसपे लोक सेवा आयोग के सुझाव से ही जो है वो कार्य किया जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करिएगा। ट्रांसफर के लिए लोक सेवा आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं है। अनुच्छेद 320 में ट्रांसफर का उल्लेख नहीं किया गया है। ट्रांसफर के लिए लोक सेवा आयोग का जो कृत्य है वो ट्रांसफर नहीं है। 320 में ट्रांसफर की बात नहीं की गई है।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा। प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उत्तर करिएगा ध्यान से। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 315 में बात की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग के साथ जो है प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। इसकी बात जो है वो आपके अनुच्छेद 315 में की गई है। प्रश्न में आपसे पूछा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यदि जो है दोस्तों राज्यपाल को ऐसा लगता है दोस्तों कि आपका लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो कहता है, राष्ट्रपति को जो है वो सुझाव देता है। इस बात के लिए राष्ट्रपति से क्या कहते हैं, संस्तुति करता है दोस्तों। और राष्ट्रपति जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यभार जो है वो संघ लोक सेवा आयोग को सौंप देता है। इन्हीं के अनुमोदन से जो है वो फाइनली राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही जो है आपके राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के पास पहुंच जाता है। और जिस दिन से आपके जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य संघ लोक सेवा आयोग के पास पहुंच जाता है, तब से जो है वो आपके राज्य लोक सेवा आयोग की सारी जिम्मेदारी, परीक्षा करना, नियुक्ति करना, जो भी चीजें हैं, जो भी आपके लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं, वो सारे कृत्य जो है वो उस राज्य के लिए संघ लोक सेवा आयोग करता है। आप लोग इसमें डी विकल्प के साथ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। आप लोग बताएंगे दोस्तों, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो जिम्मेदार है। अनुच्छेद 315, 16, 17 और 18, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिएगा। चलिएगा, चलिए 315 में दोस्तों लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। इसमें जो है सदस्यों को हटाने की बात नहीं की गई है। सदस्यों को हटाने की जो बात की गई है दोस्तों आपके अनुच्छेद 317 में की गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति हटा सकता है। अनुच्छेद 317 में इस बात का उल्लेख किया गया है। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको बताना है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से स्थापित संगठन है या संवैधानिक संगठन है। चारों में से एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करें दोस्तों। चलिए, तो लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों आपका जो है वो एक संवैधानिक संगठन है। संवैधानिक संगठन क्यों है? क्योंकि मूल संविधान में जो है इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का जो है वो उल्लेख किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में जो है वो जिन भी आयोगों का, जिस बॉडी का भी जो है आपके भारतीय संविधान में, मूल संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है वो जो होता है वो आपका संवैधानिक संगठन होता है। उसके बाद से जो है दोस्तों आपका वैधानिक संगठन वो होता है जिसे भारत में जो है वो किसी का कानून के माध्यम से जो है उसे कार्य करने को जो है वो शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चूंकि संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 में, तो ये आपका जो है वो संवैधानिक संगठन होगा। चलिए, और संसदीय अध्यादेश जिन तत्वों की बात जो है, जिस बॉडी की बात आपके संविधान संशोधन के माध्यम से, मान लीजिए कि आपके मूल संविधान में कोई चीज नहीं है, जैसे नीति आयोग जो है आपके मूल संविधान में नहीं है, लेकिन जो है उसके संविधान के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से जो है उसको जो है वो भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग को मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चलेंगे।
आपको दिया संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करेंगे, सभी लोग करेंगे। चलें, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? चलिए, तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन बनी थी? शीला दीक्षित, रोजा मैथ्यू, वीणा मजूमदार और मार्गरेट आल्वा। आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। चलिए, तो जो लोग इसमें रोजा मैथ्यू की बात कर रहे होंगे दोस्तों, उनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रोजा मैथ्यू की जो है आपके 1992 से जो है 1992 से जो है वो 96 तक, 1992 से 96 तक जो है वो महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। भारत की पहली महिला थी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली महिला थी जिन्होंने जो है वो आपके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्य किया है, पहली महिला है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया दोस्तों, भारत में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है जिस अधिनियम से की गई थी वो था, आपको दिया हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चारों में से एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। भारत में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना आप लोगों से पूछी जा रही है दोस्तों। कब की गई थी? आप लोग यदि उत्तर कर सकें तो आप लोग जरूर करिएगा। चलें, चलिए, चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919 की जो लोग बात करेंगे दोस्तों, उन सभी लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। आपके 1919 के अधिनियम में जो है वो दोस्तों इसका जो है वो प्रावधान किया गया था। पहली बार जो है आपके 1926 में लोकसभा आयोग जो है वो स्थापित हुआ था। 1935 में जो है इसके नाम में परिवर्तन किया गया था दोस्तों। 1935 में इसका नाम परिवर्तित करके जो है वो संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, संघीय लोक सेवा आयोग, नाम में परिवर्तन जो हुआ था वो संघीय लोक सेवा आयोग आपके 1935 में हुआ था। 1926 में 1919 अधिनियम के तहत जो है 1926 में अस्तित्व में आया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? आपको 369 दिया है, 370 दिया है, 371 दिया है, 372 दिया है। आप लोग उत्तर तेजी से इस प्रश्न के लिए करेंगे दोस्तों, समय आपका शुरू हो गया है। चलें, चलिए, तो दोस्तों आप लोग जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो आपका 371 अनुच्छेद है दोस्तों, इसमें दो पार्ट है। आप लोग एक चीज इसको जो है जरूर ध्यान रखिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक है जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 371, 371, 371 की यदि बात करेंगे दोस्तों तो इसमें जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है आपके 371 में। और उसके बाद से 371 ए से लेके जो है दोस्तों 371 ए से लेकर जो है आपके 371 हम लोग जो है जे तक, ए से लेके जे तक जो है वो विभिन्न राज्यों का इसमें उल्लेख किया गया है। यदि आप लोग ए से जे तक क्रम से बात करेंगे तो आपका जो होगा दोस्तों, आप लोग उसमें ध्यान रखेंगे, आपका नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, साथ में कर्नाटक, ये राज्य जो है दोस्तों आपके विशेष प्रावधान वाले राज्य हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
आपके 371 में सिर्फ 2 राज्यों का जिक्र किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र। और 371 ए से जो है वो जे तक आपके जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है मैंने आपको जो है वो बता दिया है, आप सभी लोग उसको ध्यान रखेंगे। आपके 371 ए की जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो 371 ए में जो है वो नागालैंड की बात की गई है। 371 बी में बात करेंगे तो असम की बात की गई है। 371 सी की बात करेंगे दोस्तों तो आपके जो है वो मणिपुर की बात की गई है। इसी तरीके से जो है आपको 371 जे तक जाना है। जे में कर्नाटक की बात की गई है। इस अनुच्छेद को आप लोग एक बार जरूर देखेंगे, इच्छा हो तो आप लोग याद कर लेंगे, आप लोगों के काम आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट करता हूं, आप सभी लोग इसके लिए उत्तर करने का प्रयास करेंगे, जितनी तेजी से संभव हो सके उतनी तेजी से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न आपको दिया है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको जो है कथनों को पढ़ना है और उसके बाद अपना उत्तर करने का प्रयास करना है दोस्तों। तेजी से आप सभी लोग उत्तर करेंगे। पहला आपको दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा आपको दिया है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा दिया है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। और चौथा आपको दिया है दोस्तों, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष तथा उसके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले पूरा हो। आप लोग इसमें से बताएंगे कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, उसके आधार पे आप सभी लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। आपका समय जो है दोस्तों यहाँ पे शुरू हो गया है, सभी लोग उत्तर करिएगा, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, रवि तिवारी जी, विजय पांडे जी, आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। बी और डी विकल्प के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो आपको दिया है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो है अन्य चुनाव आयुक्त को जो है वो समान अधिकार है परंतु मिलने वाले वेतन जो है वो आपके असमान है। ये ऐसा जो है दोस्तों नहीं है, इनको समान अधिकार नहीं है। आपके मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो कार्य और आपके जो है अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके कार्यों में अंतर है। तो आपका पहला विकल्प जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद से दिया है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय का जो है वो आपका न्यायाधीश को दिया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन दिया जाता है वही वेतन आपके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को भी दिया जाएगा। उसके बाद से तीसरा आपको दिया है दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त जो है अन्य किसी तरीके से उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त को माफ करेंगे, जो आपके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, कदाचार के आधार पे जो है वो साबित कदाचार के आधार पे जो है वो विशेष बहुमत से यदि सदन पारित करेगा तभी जो है इसको हटाया जा सकता है। तो आपका जो है ये तीसरा सही हो जाएगा। और उसके बाद से दिया है दोस्तों कि आपके चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से जो है वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, जी नहीं, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो होता है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ 2 और 3 सही है। 2 और 3 आपको दिया है दोस्तों बी विकल्प में। जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगले विकल्प पे प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है आपको, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो पदच्युत किया जा सकता है किस तरीके से। आपको दिया है आपके मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित। कदाचार के आधार पे आप लोग अपना उत्तर तेजी से इस प्रश्न के लिए करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सभी लोग उत्तर करिएगा। मात्र 20 सेकंड का समय दूंगा, 20 सेकंड से ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। सभी लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। चलें, चलिए, तो आप सभी को पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। 2/3 बहुमत से जो है वो सदन को पारित करना पड़ेगा।
और उसका जो है कदाचार जो उसके ऊपर लगाया गया है वो साबित होना चाहिए। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में आपके सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को हटाने की और मुख्य जो है वो चुनाव आयुक्त को हटाने की, दोनों को हटाने की विधि एक ही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। आपको बताना है निर्वाचन आयुक्त को किस विधि से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, आपके जो है प्रधानमंत्री द्वारा, आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य जो है वो न्यायाधीश द्वारा। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा आप लोग दोस्तों। चलेंगे, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे, यदि आपको ध्यान हो तो आप लोग अनुच्छेद कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप सभी लोग दबा लेंगे दोस्तों। चलिए उत्तर करेंगे इसमें आप लोग दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है वो सी विकल्प की बात कर रहे हैं, मुख्य जो है वो आपके निर्वाचन आयोग के जो है वो परामर्श पे राष्ट्रपति जो होगा वो हटा सकता है। बिल्कुल जो है दोस्तों निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति जो है इनको पद से हटा सकता है। आपसे लोगों से निर्वाचन आयोग की बात मैंने पूछी थी, 324 के लिए आप लोगों का उत्तर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है जो लोग 324 की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है भारत में मुख्य नियुक्त जो आपका चुनाव आयुक्त है उसे कौन नियुक्त करता है? लोकसभा नियुक्त करती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके जो है वो मुख्य न्यायाधीश, कौन नियुक्त करता है? आप सभी लोग उत्तर करिएगा दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है? जो भी नियुक्त करे और किस अनुच्छेद के तहत, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, सभी लोगों का उत्तर जो है वो राष्ट्रपति के लिए आ रहा है दोस्तों। तो यदि आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324(2) आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 324 सब आर्टिकल 2 के तहत जो है इसको अपॉइंट करता है आपका राष्ट्रपति। सी विकल्प के लिए उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो आप लोग 324 का चुनाव करेंगे, उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर आप लोग इस प्रश्न का सब लोग करने का प्रयास करेंगे। पहला दिया है दोस्तों, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा दिया है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है चुनाव करवाना। तीसरा दिया है, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना। और चौथा आपको दिया है, निर्वाचन सूची तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करना। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है वो सही है। सही उत्तर का आप लोगों को चयन करना है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग दोस्तों। चलिए, चलें, सभी लोग उत्तर करिए दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों, तो ध्यान रखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव कराना जो है वो आपके निर्वाचन आयोग का कार्य है। बिल्कुल सही दिया हुआ है दोस्तों। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो है वो चुनाव करवाना, ये भी जो है आपके निर्वाचन आयोग का कार्य है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसी राज्य में जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति ये नहीं करता है। राज्य में जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपका जो गवर्नर होता है दोस्तों, गवर्नर जो है वो करता है आपकी संस्तुति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो आपके 356 का प्रयोग राज्य में किया जाता है। आप सभी को कल मैंने बताया था, सिर्फ एक कंडीशन है दोस्तों, एक आपके 356 के आधार पे जो है वो यहाँ आपके आपातकाल के संदर्भ में आपके चुनाव आयोग को एक अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार ये है प्राप्त
कि मैंने आपको बताया था कि 356 का प्रयोग जो है वो अधिकतम 3 वर्षों के लिए किया जा सकता है। हर 6 महीने पे इसको पारित करके अधिकतम 3 वर्षों तक जो है वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन इस 3 वर्ष के पूरा होने के बाद भी यदि आपके चुनाव आयोग को ऐसा लगता है दोस्तों कि संबंधित राज्य में जो है वो चुनाव करा पाना जो है वो संभव नहीं है, तो 1 और वर्ष के लिए जो है वो स्थगित कर सकता है चुनाव को। तो कुल जो होगा वो 356 का प्रयोग अधिक आपके जो है वो 4 वर्ष के लिए हो सकता है। लेकिन आपको जो है वो चुनाव आयोग जो है वो आपके राष्ट्रपति को इसकी संस्तुति नहीं करता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपको जो है उसके तो आप इसको 1 निकाल देंगे और आपको जो है तब आपका जो उत्तर मिलेगा वो 1, 2 और 4 के लिए आपका उत्तर मिल जाएगा। 1, 2 और 4 आपके बी विकल्प में दिया है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग इस प्रश्न में बी विकल्प की बात कर रहे होंगे। चलिए, आलोक सिंह जी कह रहे हैं नो सर। आलोक जी कोई समस्या है क्या? मैं समझ नहीं पाया किस लिए कह रहे हैं आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे इसमें से किस एक का संबंध जो है वो चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा दोस्तों। चलिए, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, आपका समय जो है दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोग जो इस प्रश्न में ए विकल्प की बात कर रहे हैं, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो आपका जो है ये आपके चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जो है वो 2 लोगों के द्वारा जारी की जाती है। यदि आप जो है वो लोकसभा की बात करें, लोकसभा और आपके राज्यसभा की बात करेंगे दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो अधिसूचना जारी करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है दोस्तों, यानी प्रेसिडेंट आपका करता है। और जब हम लोग जो है बात करते हैं आपके विधानसभा और आपके जो है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद की बात की जाएगी, तो विधानसभा और विधान परिषद के लिए अधिसूचना जारी जो करता है वो आपका राज्यपाल या गवर्नर करता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चुनाव चिन्ह का आवंटन, वैधता का निपटारा और शांतिपूर्ण चुनाव कराना, ये तीनों कार्य जो है वो आपके चुनाव आयोग का है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। चलिए, तो आपका यहाँ पे जो है आज के सेशन को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे दोस्तों। साथ में आप लोगों को आपके लिए जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो आपकी क्लास है टीजीटी के लिए, उसको जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है दोस्तों। आपको डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप लोग डेमो क्लास को जो है वो देख सकते हैं। देखने के बाद से आप सिलेबस भी जरूर देख लीजिएगा दोस्तों कि आपको जो है आप पे राजनीतिक सिद्धांत आपके विचारकों का जो आपका टॉपिक है टीजीटी में, जो भी आपका सिलेबस है उसमें मैंने सिलेबस को पूरा डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग सिलेबस देख लेंगे, डेमो वीडियो देख लेंगे। उसके बाद से जो है आप लोग यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1499 रुपए का आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे जो है आप लोग हमसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आप लोग यथाशीघ्र जो है आप लोग एडमिशन ले लीजिए। यदि आपको राजनीतिक सिद्धांत और आप अपने विचारकों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यथाशीघ्र जो है एडमिशन ले लीजिए। आप लोगों की क्लास जो है वो शुरू हो गई है। एक एक दिन आप लोग पिछड़ते जाएंगे तो आप ही लोगों के लिए जो होगा वो समस्या होगी दोस्तों। चलिए, तो फिलहाल के लिए आप सभी लोग जो है दोस्तों आप लोग अनुमति दे दीजिए मुझे। मैं आप लोगों से फिर से कल मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।